हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग कल के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग जो 1 से 20 तक क्वेश्चन देखे थे पॉलिटिकल साइंस का, वो आज हम लोग 21 से 40 तक देख करके इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इसका सीरीज़ का नाम भी ये जानते हैं PYQ टू FYQ सीरीज़। मतलब हम लोग इसमें फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि किस तरह से BPSC क्वेश्चंस पूछ सकती है आगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ऑप्शन कह रहा है ब्रुसेल हैज़ वन गवर्नमेंट इन विच बोथ द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ब्रुसेल एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व होगा। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल है उसमें। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर राज्य सरकार स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, अधीन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। बिल्कुल इस तरह से इंडिया में बनाया जाता है ना, इंडिया में पंचायती राज समझते हैं ना, पंचायती राज जानते हैं ना, सेम उसी टाइप से वहाँ भी बनाया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा तत्व सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला। ठीक है, देखिए श्रीलंका का ये एक भाषा है जिसको हम लोग सिंहली भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिंगला बोलते हैं। एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन द श्रीलंका। मतलब कह रहा है सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो चलिए हम इस लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना कि सिंहली जो है, केवल सिंहली नाम का, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सिन्हला ओनली एक्ट जो है ना, वो आता है 1956 में। इसमें क्या कहता है ना कि सिंहली जो है ना, सिंहली जो है, सिंहली ही केवल भाषा होगा श्रीलंका का ऑफिशियल, मतलब भाषा होगा, राष्ट्रीय भाषा होगा, राइट। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि इस अमेंडमेंट के बाद एक अमेंडमेंट और आता है, लेट मी चेंज द कलर। इसके अमेंडमेंट के बाद एक और अमेंडमेंट आता है जिसको हम लोग ये अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, कौन सा, 1978 में आता है। और इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, इसमें तमिल, हिंदी में लिख देता हूँ, तमिल और इंग्लिश, इसको जोड़ा जाता है। फिर होता है क्या है, फिर आता है एक और एक्ट आता है जिसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, 88 में आता है ये। और इसमें क्या था, इसमें तमिल को कंटिन्यू करता है लेकिन इंग्लिश को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर ये हुआ पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, आज तक जो हुआ है, देखिए अभी तक आपका स्टेट मतलब BPSC ट्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि केवल सिंहली जो है कब था, तो ये 1956 में था। ठीक है, आप देखेंगे 1956 में था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा तो हो सकता है अगला बार ये सवाल पूछ दे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछ दे। तो आप नहीं जानते, जब BPSC अगर एक बार वहाँ टच की है तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। इसलिए मैं हमेशा मुझे एक बात याद आती है, मतलब अगर आपको मास्टर बनना है ना, देखिए अगर आपको मास्टर बनना है ना, तो आपको PYQ में जो है ना, PYQ में मास्टर पहले बनना पड़ेगा। ये मेरा मतलब अपना फिलोसफी, मतलब ये है, मैं ऐसे ही मानता हूँ कि पहले PYQ में मास्टर बनिएगा तो आप ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पावर शेयरिंग, राइट। पावर शेयरिंग, तो क्या कह रहा है कि
पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या कह रहा है ऑप्शन? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों, देखिए आपको पता है ना, लेजिस्लेटिव मतलब सॉरी कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका, और क्या होता है? एक होता है आपका विधायिका, विधायिका, ठीक है, विधायिका होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियरी का जो पार्ट है, इसमें बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पूछा है गलत, लेकिन अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। विभिन्न स्तरों पर बिल्कुल की जाती है भाई। उसके बाद दूसरा क्या है? विभिन्न स्तरों पे नहीं की जाती, यही तो है विभिन्न स्तरों पे। यहाँ ये वाला काम कोई और देखेगा, ये वाला काम कोई और देखेगा, ये वाला काम कोई और देखेगा, तो बिल्कुल की जाती है। थर्ड देखिए, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या सामाजिक विभाजन हो। देखिए यहाँ पे यहीं पर हम लोग आते हैं पंचायती राज। पंचायती राज है ना, कब आया था ये? 1992 में आया था। कौन सा एक था? 37 और 4 था। ये क्या था? ये था शहरी क्षेत्र के लिए। और ये कौन सा था? 73 कौन सा था? ये ग्रामीण के लिए था, जिसमें पंचायत आता है, पंचायत। और इसमें कौन सा आता है? नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब आता है, ठीक है। और तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, राइट। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है ये तीनों में से? तो आपको हम बता दे रहे हैं एक चीज़ आज, समवर्ती सूची के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छे से जान लेते हैं। देखिए संविधान का जो 7वां शेड्यूल है ना, इसको आप अनुसूची भी बोल सकते हैं, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। इसमें क्या है ना, 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट। इसमें एक है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय सूची, इसको बोलते हैं राज्य सूची, मतलब राज्य सूची, और इसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आप देखिए केंद्रीय सूची में अगर आप देखिएगा ना, तो टोटल इसमें कितना है? इसमें है टोटल आपका, टोटल 97 है, ठीक है। इसमें 97 आइटम है, तत्व जिसको बोलते हैं, ये है। राज्य सूची में कितना है? राज्य सूची में क्या था ना, पहले था 66, अब घट के कितना हो गया है? 59, राइट। और इसमें कितना है? इसमें था आपका पहले था 47, फिर हो गया है अब 52, ठीक है। तो इसमें क्या हो? 5 जोड़ा गया, राइट। अब देखिए 5 जो जोड़ा गया है, ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है आपका 44वां जो है संशोधन, जो है संशोधन 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया है 5 को, ठीक है। अब देखिएगा कि 5 में आता क्या क्या है। 5 में आता है आपका एक, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं तो आ जाएगा जगह। 5 में आता है आपका जंगल, मतलब फॉरेस्ट। उसके बाद आता है आपका शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आता है मापदंड वाला जो है, मापदंड, मापदंड, माप वाला मान लीजिए ना, अरे यार माप वाला। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है आपका सॉरी न्याय का, अरे यार न्याय का शासन, एक सेकंड रुकिएगा, न्याय का शासन। और एक आता है शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, माप हो गया, न्याय का शासन हो गया। और आता है कि जो हम लोग जंगल का जो वाइल्ड लाइफ एनिमल जो है ना, एंड बर्ड्स, मतलब जानवर और पक्षी जो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है, इसका भी रक्षा करना, मतलब इसका रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन, रक्षा, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर समवर्ती सूची में शामिल है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, पुलिस जो है ना, पुलिस जो है वो राज्य सूची में आती है, राज्य सूची में।
सिर्फ दिल्ली की पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है, बाकी नहीं होता है। उसके बाद कृषि जो है ना, कृषि भी राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में है। इसीलिए तो किसान बिल में, जब किसान बिल आया था ना, कृषि बिल जब आया था तब क्या हुआ था, जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो यही हुआ था। और इसका एंट्री है आई थिंक 17 एंट्री है। तो आप देखिए जंगल, आप देखें कि अभी 7 शेड्यूल में है, सातवीं अनुसूची में है। कृषि आपने देखा कि कहाँ है, राज्य में है। पुलिस भी आपने देखा राज्य में है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जंगल। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लीस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, मतलब निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। देखिए फैक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सबसे कम कहाँ है, चाइना में है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, रवांडा में है। रवांडा कहाँ है, रवांडा, ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का देश है, ठीक है, ये अफ्रीका का देश है रवांडा। यहाँ पे लगभग 55% के आसपास वुमेन का पार्टिसिपेशन है। तो देखिए मैं इसलिए दोबारा बताया ये ज़्यादा वाला, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुकी है चाइना वाला, तो हो सकता है अब ये वाला पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कहाँ भागीदारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में क्या प्रदान करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ज़रा देखेंगे ना, तो इसमें आप देखिएगा डीपीएसपी जो हम लोग का है, उसमें आर्टिकल है एक 39, उसमें क्या बात किया गया है, उसमें सभी लिंगों के बारे में, उसमें सभी लिंगों का समान वेतन के बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 39 है, ये कहाँ है, डीपीएसपी में। थोड़ा कनेक्शन हो गया। अब देखिएगा ये जो डीपीएसपी आपको पता ही है, ये डीपीएसपी भी तो आपका, ये डीपीएसपी जो है 39 में है, ठीक है। लेकिन समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में भी ये बात बोली गई है, समझ गए, ये बात तब भी बोली गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सभी लिंगों का समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर, ठीक है, ये बोला जाता है। इस देखिए ये वाला इस बार बीपीएससी पूछी, हो सकता है अगला बार डीपीएसपी से रिलेटेड करके पूछ दे, लिंक करके पूछ दे, ठीक है, या फिर हो सकता है आर्टिकल पूछ दे, ठीक है। तो हम लोग को यही देखना होगा, ठीक है। और 39 जो आर्टिकल है ना, ये सोशलिस्ट नेचर का है। आपको पता है डीपीएसपी जो है वो 3 टाइप का है। कौन सा है, गांधी जी का फिलोसफी है, सामाजिक वाला है, और एक क्या है, लिबरल वाला है, मतलब उदारवाद वाला, उदारवाद इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो ये जो है डीपीएसपी 39 ये वाला है, सामाजिक वाला है। तो चलिए ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो है इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर, सभी लिंगों के लिए समान वेतन जो है वो सामाजिक टाइप का है, या गांधी का फिलोसफी है, या उदारवादी फिलोसफी है, या ये कौन सा आर्टिकल में आता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद में आता है, 39 में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को देखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट, खाली जगह है उसके बाद डैश, कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया सकता। देखिएगा आप गांधी जी के बारे में जब पढ़िएगा ना, गांधी जी के बारे में, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया सकता, ठीक है। लेकिन धर्म का जो मतलब है यहाँ पर ना, ये धर्म का मतलब हम लोग वाला धर्म इस टाइप का नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पर था इथिकल वैल्यूज़, राइट, मतलब नैतिक मूल्य, ये मतलब था धर्म का। तो नैतिक मूल्यों को कभी आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते, राजनीति से, पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिलीजियन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में ही। लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
अक्सर जो है वो ज़रूरतों को विफल करता है, लोगों का ज़रूरतों को और मांगों को भी अनदेखा ये लोग मतलब इसमें करता है। ठीक है, ये सही है। लोकतंत्र जो है वो भ्रष्टाचार रहित है। अरे भाई, अपना इंडिया को ही देखो ना, आपको नहीं मिलता है क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार मिलता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब देखते हैं, लोकतंत्र अनियमित है। अच्छा, लोकतंत्र अनियमित है तो क्या लोकतंत्र पहले हम लोग देखें फिर राजतंत्र आया क्या? ऐसा तो नहीं है ना, लोकतंत्र तो चल ही रहा है ना कंटिन्यूसली 1947 से, तो ये कैसे अनियमित हो गया? ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं इसमें कौन सा है, इसमें होगा ए आंसर सही, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ना ये फुलफिल करता है कि लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। बिल्कुल होता है, चूँकि देखिए मांग कैसे होता है, अभी अभी आप लोग देखते डोमिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, डोमिसाइल के बारे में अभी कर रहे हैं ना बात। अब डोमिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक पक्ष दूसरा है, दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष, तो किसी एक पक्ष का तो हो गया ना कि ज़रूरतों को अनदेखा किया। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट प्लेड बाई पॉलिटिकल पार्टीज? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। वो देश के लिए कानून बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल बनाते हैं। एक पार्टी दूसरी सरकार बनाने में सहयोग करती है, बिल्कुल करती है, अभी एनडीए है ना। कितनी पार्टियां हैं इसमें? टोटल बहुत सारी पार्टियां हैं, आई थिंक 14 या 16 होंगे, तो ये पार्टी इसमें है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। भाई सभी मुद्दों पर अगर समान ही हो गया तो फिर विपक्ष का क्या मतलब है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सभी मुद्दों पर मुद्दा पे हो नहीं सकता। they can have the same view and opinions on the all issue. It is not possible, right? If it is possible, then what is the mean of opposition? opposition का क्या मतलब हो जाएगा फिर, right? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। To become a state party, a party has to secure at least tax of the total votes in an election to the legislative assembly of a state. एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल कम से कम कितने परसेंट वोट्स जो है वो सुरक्षित करना होगा? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है ना तो ये डीप क्वेश्चन है, तो डीप क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से अगर इस बार राज्य के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि अगले बार राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पूछ दे, तो हम लोग सब देखेंगे, राइट? तो हम लोग पहले अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या कहा जाता है। अब देखिए हम लोग पहले देखेंगे हम लोग स्टेट पार्टी के बारे में। स्टेट पार्टी मतलब राज्य पार्टी, राज्य का जो होता है वो देखते हैं। राज्य में क्या है ना कि लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव में कम से कम 6% वोट चाहिए और एक सीट भी चाहिए, राइट? और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है कि 6% वोट चाहिए प्लस 2 सीट जो है वो एमएलए का चाहिए, ठीक है, ये एमपी का चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है कि मतलब अगर मान लीजिए बिहार में कितना है, 40 सीट है, तो कहता है कि 25 सीट में एक मतलब 25 सीट में एक लोकसभा का होना चाहिए सीट, ठीक है। तो अगर 25 तो हम लोग का कितना है, 40 है, तो हम लोग के लिए कम से कम 2 लोकसभा का होगा, सीट जीतेगा तब जा कर के आपको मिलेगा राज्य पार्टी का दर्जा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि चाहे तो आप 3% वोट लेके आइए या फिर तीन सीट लेके आइए, जो भी ज़्यादा होगा इसमें से, ये दोनों क्राइटेरिया में जो ज़्यादा होगा वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। या फिर टोटल विधानसभा का चुनाव जो है या टोटल जो चुनाव होता है उसमें 8% आपको वैलिड वोट चाहिए। वैलिड वोट मतलब वैध मत, ये चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राज्य के तरफ, ठीक है, ये सॉरी, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय की तरफ। पेन चेंज कर लेते हैं, राष्ट्रीय की तरफ। राष्ट्रीय पार्टी में क्या है ना कि 4 राज्यों से ज़्यादा में कम से कम 6% वोट चाहिए, मत चाहिए और 4 सीट चाहिए, ये चाहे लोकसभा में हो या असेंबली का मतलब राज्य के चुनाव में हो या लोकसभा के चुनाव में हो। उसके बाद क्या चाहिए कि 2% जो है 2% लोकसभा का सीट चाहिए। कितने स्टेट मिला के? 3 राज्य मिला के
टोटल लोकसभा का 2% सीट चाहिए। उसके बाद अब क्या चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए होता है कि या फिर अगर आप ये कुछ क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से 4 राज्यों में, एक सेकेंड सॉरी, 4 राज्यों में आपको राज्य पार्टी बनना होगा। तो अगर आप ये भी फुलफिल कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय दर्जा आपको मिल जाएगा, राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। ये आपका राज्य वाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछी है ना बीपीएससी, तो आपको वो टेलर दिखाइए, ठीक है। यहाँ से भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम राष्ट्रीय वाले में, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी जो है आम आदमी पार्टी बना था, आम आदमी पार्टी बना था, ठीक है। और इसमें आपके अलावा और 5 कौन सा है, एक है आपका बीजेपी, एक है आपका कांग्रेस मतलब आईएनसी, एक है आपका बीएसपी, एक है आपका बीएसपी हो गया, एक है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, समझ गए, ये होता है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके बाद एक है, 1 2 3 4 हो गया, आम आदमी पार्टी भी हो गया, एक है आपका सीपीआई-एम, ठीक है, सीपीआई-एम। मतलब टोटल अब कितना हो गया, 6 है, ठीक है। मतलब आपके अलावा 5 है, तो टोटल मिला के आपको 6 राष्ट्रीय पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस भी थी, एनसीपी भी थी, ठीक है। तो वो सारा अपना लूज़ कर दिया है इस बार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बता दिया ना, इसका आंसर तो जानते ही हैं, यहाँ से निकाल लीजिएगा आप, तो 6% होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें भारत का भी अभी जिक्र करेंगे हम लोग। एक होता है एक साथ एक साथ आने वाला संघ, और एक इसमें एक साथ आने वाला एक होता है संघ। इसमें कौन कौन सा है, इसमें है आपका स्विट्जरलैंड, मतलब ये वाला है स्विट्जरलैंड। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और आपका एक होता है यूएसए। ये है ना, ये एक साथ आने वाला संघ है, देखिएगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है एक साथ रहने वाला संघ। एक साथ ये आने वाला संघ है, और एक होता है एक साथ रहने वाला संघ, रहने वाला संघ। देखिए मैं पे हाईलाइट कर देता हूँ, आने वाला आने वाला संघ और एक रहने वाला संघ, आसान हो जाएगा आपको पहचानने में। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है ना, इसमें है आपका हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और क्या है, इसमें है आपका स्पेन, इसमें है और बेल्जियम। तो अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड। देखिए एक क्वेश्चन अगर यहाँ से स्विट्जरलैंड से पूछिए ना, तो आप नहीं जानते, क्या पता अगले बार ऑस्ट्रेलिया से पूछ दे, यहाँ हो सकता है ना यूएसए से पूछ दे, या हो सकता है कि भारत स्पेन बेल्जियम का कहीं पूछ दे। तो आप नहीं जानते, अगर वहाँ पे बीपीएससी पहुँच चुकी है उस जगह तक, तो ये सब भी पूछ सकती है। और बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट करती है ना, क्वेश्चन जब सेट करती है तो सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करती है, उसके बाद वो टीम क्वेश्चंस बनाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि पीवाईक्यू इज़ द अल्टीमेट की टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, अगर मास्टर बनना है तो पीवाईक्यू में मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी ए टीचर और मास्टर, देन यू हैव टू बी ए मास्टर ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक होता है सेंट्रलाइज, जो ऐसे होता है, सारा पावर यहाँ आएगा। एक होता है डिसेंट्रलाइज, जिसका पावर ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये गांधी जी फॉलो करते थे, गांधी जी इसी की बात करते थे, इसीलिए जो है ना गांधी जी इनको ही बोलते थे। और उसके बाद आपका देखिएगा आप 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, या फिर आप अगर देखिएगा इसी में आता है 73rd और 74th का जो आप संशोधन देखिएगा ना, तो यहाँ पर पंचायत और शहरी क्षेत्र के बारे में बात हुआ है।
तो ये वही है, ये इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार फिर से देख लेते हैं, 11th-12th में आता है और इसका पार्ट होता है 9, ठीक है, पार्ट होता है 9 और आर्टिकल होता है 243। तो ये स्टेटमेंट कौन सा सही है? ये स्टेटमेंट आपका सही है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। इसका गांधी जी बहुत बड़े मतलब वो थे, प्रशंसक थे कि आप डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी, विकेंद्रीकरण होगा तभी हमारा देश जो है वो विकास की गति में दौड़ेगा, ठीक है, विकास की ओर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन डिड द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज? काली शक्ति या ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? चलिए देखते हैं। देखिए 1960 का जो है ना साल होता है, 1960 में। 1960 में क्या होता है कि अफ्रीका में, जो आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका में जो है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, रेशियल प्राइड, मतलब थोड़ा सा कुछ ये रेशियल प्राइड वाला सीन स्टार्ट होता है। रेशियल प्राइड वाला सीन जो है वो स्टार्ट होता है, रेशियल प्राइड। उसके बाद 1967 आते आते ना ये मूवमेंट बन जाता है, मूवमेंट बन जाता है और इसी मूवमेंट को बोलते हैं ब्लैक पावर मूवमेंट। और ये ब्लैक पावर जो वर्ड है ना, ये कौन दिया था? कार, इनका नाम था कारमाइकल, ठीक है, कारमाइकल ने ये वर्ड को दिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, अब तो मैं ये पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब इसमें हुआ क्या था ना, पेन चेंज करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जोड़ दिया था, किस पे जोड़ दिया था? जोड़ दिया था मतलब अर्थव्यवस्था में मतलब इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जोड़ दिया था। और किस में जोड़ दिया था? और जोड़ दिया था आपका रेशियल प्राइड, मतलब भाई हम हैं तो हम हैं, मतलब मेरा जो भी रंग है, काला है, गोरा है, जो भी है, हम हैं तो हैं, और वो होना भी चाहिए। काला गोरा तो ऊपर वाले का बनाया हुआ होता है, हम कौन होते हैं भाई इसमें ये करने वाले कि आप काला हैं, आप गोरा हैं। तो यहीं से शुरू हुआ था, ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। उसके इसमें आंसर, और ये कब हुआ था शुरू? 19 कब हुआ था इसमें शुरू? 1966 में। सॉरी मैं ऐसा गलती से 67 लिख दिया हूँ, 66 होगा, सॉरी। तो यहाँ पर होगा क्या, 1966 हो जाती है भाई, कभी गलती बोलते कुछ हो या लिखते कभी कभी चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू विथ द इंडियन इलेक्शंस कमीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 324 जो है ना वो कहता है कि भारत में, हमारा प्यारा भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद यहीं पे 325 देख लीजिए आप आर्टिकल, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है कि विदाउट, मतलब लिंग या किसी का मतलब लिंग, क्लास, कास्ट, जाति, ये बिना देखे आपको जो सूची है ना, कौन सूची? मतदान सूची, मतदान वाला जो सूची होता है उसमें नामांकन हो। नामांकन कैसे हो? 18 साल होना चाहिए। और पहले इसको पहले 21 साल था, 18 साल कैसे आया था? 61वां संशोधन हुआ था, तब इसको 21 से इसको क्या कर दिया था? 18 साल कर दिया था, ताकि हम लोग का यूथ का जो है वो लोकतंत्र में भागीदारी बढ़े। तो इसका आंसर तो आपको पता है कि इसका आंसर हो गया आपका ये, लेकिन हम लोग जैसा कि करते हैं चीरफाड़, अभी हम लोग फिर करेंगे अब इसका चीरफाड़, ठीक है। इसमें क्या कहता है ना कि आर्टिकल 148 क्या है कि आर्टिकल 148 में कहा जाता है कि ये कैग के बारे में है। कैग समझते हैं? ऐसे होता है, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल आपका 148।
अब देखिए 342 क्या कहती है, 342 कहती है कि राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जनजाति को जनजाति को एक नया स्टेटस दे सकते हैं। और कौन? राज्यपाल से पहले एक बार सलाह लेना होगा, ठीक है, सलाह से, ठीक है। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्टिकल 300 सॉरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, हिंदी में सुनिएगा, भारत संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, ठीक है। ये देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए था ये क्वेश्चन। आपको चाहे तो आएगा भाई, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि ये आपको फंसाने के लिए था, इतना कौन आर्टिकल याद करके जा सकता है, बट ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो इसमें याद करके ही था, इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं। देखिए, मुकदमे का कार्यवाही, ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग सरकारी ठेके का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। महान्यायवादी को देखेंगे, महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 76 में क्या कहता है ना कि प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, राष्ट्रपति महान्यायवादी को चुनेंगे, ठीक है। और महान्यायवादी जो है ना भाई, ये महान्यायवादी जो है, ये कोई क्या बोलते हैं उसको, सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। मतलब अब नौकरशाह नहीं होते हैं, बल्कि ये एक पद है। लेकिन ये ना अपना प्रैक्टिस जो है ना प्राइवेटली, निजी काम भी कर सकते हैं, निजी काम भी कर सकते हैं, ठीक है, जाकर के प्रैक्टिस कर लेंगे कोर्ट में। ये ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ गए, जाकर के बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, वहाँ पर अपना बात, अपनी राय, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, बट वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है? 76 आर्टिकल, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंटशिप। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पर्याप्त है, पात्र होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में, ये कहाँ से 52 से 78 तक ही होता है, ये आपका है इसका आर्टिकल, ठीक है। और आप अगर इसका क्राइटेरिया देखिएगा ना, योग्यता, तो ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है। क्या क्या योग्यता है? 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ, सॉरी, नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन लिख देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई बर्थ ही होना चाहिए, जन्म अगर यहाँ नहीं भी हुआ है और वो सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए हैं, सिटीजनशिप उन्होंने ले लिया है, तब भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और कितना बार बन सकते हैं? अनंत बार, अनलिमिटेड बार बन सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा होगा, आप लोग समझ गए होंगे, पता है मुझे, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम वॉज टेकन इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये सवाल है। अब देखिएगा ना, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, अगर हम लोग ये नहीं जानते ना तो हम लोग को शर्म आनी चाहिए। मैं सिंपली बता रहा हूँ, एकदम वेरी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे भाई, बट ये शर्म आनी चाहिए। संविधान के बारे में हमको नहीं पता है और हम पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं। और प्लस हम लोग, छोड़िए पॉलिटिकल साइंस तो दूर की बात है, हम लोग भारत का नागरिक कैसे हो सकते हैं भाई, ये हम लोग को संविधान के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो इसका मुझे तो मन भी नहीं करता, मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा इसको। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन द लोकसभा, ठीक है। भारतीय सभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। अब लोग सबसे पहले हम लोग लोकसभा का देखेंगे। क्या हो गया? अच्छा सॉरी इतना पेन, कुछ इशू हो गया पेन का। लोकसभा का देखेंगे। लोकसभा का जो पहला स्पीकर था ना, लोकसभा का जो आप अगर पहला स्पीकर देखेंगे ना,
तो ये जी मालवांकर साहब थे, मालवांकर साहब। ये हुआ पहला स्पीकर, ठीक है, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। और वुमेन में क्या हो गया, वुमेन में लोकसभा का स्पीकर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्पीकर, ठीक है, अध्यक्ष, अध्यक्ष। और वुमेन में कौन था, वुमेन में था आपका मीरा कुमार। आपको नाम से लगता होगा कि ये लड़का होगा, भाई नहीं, ये मीरा कुमार है ना, सासाराम है ना अपना जी, अपना बिहार में, अपना प्यारा बिहार में सासाराम है। कहाँ है, साउथ बिहार में है, साउथ बिहार में है सासाराम, वहीं से ये सांसद थी, सांसद थी, ठीक है, वहीं से ये सांसद थी। और ये सासाराम शायद ये रिजर्व्ड सीट है लोकसभा के लिए, थोड़ा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, रिजर्व सीट है शायद। तो यहीं से फिर सासाराम से वो चुनाव जीती थी, और जाकर के मीरा कुमार, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम की बात थी, और मीरा कुमार जाकर के वो सबसे पहला वुमेन स्पीकर, मतलब पहला महिला सभापति बनी, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार, मीरा कुमार। अब आते हैं हम लोग, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फिर क्या थी भाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ना, ये फर्स्ट राष्ट्रपति थी, फर्स्ट राष्ट्रपति किसमें, महिला में, महिला में। अच्छा, तो अब हम लोग हो गया, हम लोग का स्पीकर हम लोग देख लिया ना। अब हम लोग देखते हैं क्या, बिहार का स्पीकर, ठीक है। बिहार का जब अब स्पीकर देखेंगे, सॉरी, बिहार का पहले, अब इस बिहार का पहले हम लोग सीएम देखते हैं। बिहार का सीएम तो पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ओवरऑल इंडिया का सीएम देखते हैं। इंडिया का महिला सीएम, महिला वुमेन कौन था, सुचेता कृपलानी, कृपलानी, कहाँ, यूपी की थी। तो चलिए अब यहाँ पे अगर सीएम की बात आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा गवर्नर की भी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले महिला कौन था। तो ये था हम लोग की सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी, ठीक है। गवर्नर हो गया, सीएम हो गया। अब आते हैं हम लोग बिहार, मतलब स्टेट का, स्टेट बिहार का जो है, बिहार स्पेसिफिक हो जाते हैं। बिहार में जो है सबसे पहला स्पीकर कौन थे, स्पीकर कौन थे सबसे पहले, अगर देखिएगा तो आप, स्पीकर थे आपका बिंदेश्वरी प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद साहेब, प्रसाद जी थे। अब हम लोग अगर, ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का स्टेट लेजिस्लेटिव का, असेंबली का हो गया, ये असेंबली मान लीजिए आप, असेंबली। अब काउंसिल का भी तो कोई होगा ना चेयरमैन, तो काउंसिल का कौन था, काउंसिल का था सतीश चंद्र सिन्हा, राय बहादुर, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। ये बहुत बड़ा नाम है, वैसे लिख देता हूँ, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, बहुत बड़ा नाम। ये शायद एक बार, शायद ये क्वेश्चन, आई थिंक ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये सवाल शायद बीपीएससी में एक बार पूछा गया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश्ड, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एनएचआरसी के बारे में, थोड़ा बेसिक ही देखेंगे, ज़्यादा इसमें डीप जाएंगे नहीं हम लोग। एनएचआरसी, एनएचआरसी में क्या है, ये कब बना था भाई, ये बना था आपका 1993 में। चलिए थोड़ा सा और डेट जान लेते हैं भाई, डेट जानने में क्या है, तो 12 अक्टूबर को बना था, ठीक है। और इसमें चेयरमैन कौन हो सकता है, एक्स सी जी आई, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, जो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड सीजीआई को ही चेयरमैन बनाना होगा, ठीक है, चेयरमैन बनाना होगा, राइट। ये हो गया। और ये किसके आधार पर एनएचआरसी बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अगर पूछ देंगे ना दिमाग घूम जाएगा। एनएचआरसी जो है वो ना, ये देखिए, पेरिस सिद्धांत है, एक सिद्धांत, सिद्धांत इस पे बना था, मतलब पेरिस प्रिंसिपल, पेरिस प्रिंसिपल पे। तो आप देखिए क्या है, 12 अक्टूबर 1900 कितना था, 93, सही से लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, 12 अक्टूबर 1993। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, देखिए इस बार क्या पूछिए, गलत पूछिए, किसी बार हो सकता है सही पूछ दे, 93 तो कहीं है ही नहीं, तो नॉर्मल आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, स्टॉपिंग फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में सुनिएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 352। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं, हिंदी में देखते हैं भाई, हिंदी वालों के लिए है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में क्या है? आर्टिकल 352 में है, सॉरी 356, अरे यार 356 में क्या है? 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, शासन, या फिर इसको आप राज्य शासन भी कह सकते हैं, स्टेट राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग संविधान आपातकाल भी कहते हैं। छोड़िए इतना मत जानिए, संविधान आपातकाल याद रखिएगा बस। ये 356 में होता है। और ये दोनों इमरजेंसी में, इस इमरजेंसी में आर्टिकल 19 का ये नहीं होता है, आर्टिकल 19 जीवित रहता है, ठीक है, ये जीवित रहता है, इसमें कुछ ये नहीं। अब देखिए हम लोग आते हैं आर्टिकल 360 में, आर्टिकल 360 में ये हम लोग का बात करता है किसका? वित्तीय आपातकाल। देखिए मैं बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूँ, 4 साल बाद लगभग हिंदी लिख रहा हूँ आज। वित्तीय आपातकाल में क्या है? 360 में है आर्टिकल। और वित्तीय आपातकाल क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और ये गजब बात ये है ना, बहुत अच्छी बात है, गजब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आज तक भारत में, हमारा प्यारा भारत जो है वो वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं करना पड़ा है हम लोग को, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बिहार देखते हैं, बिहार में क्या क्या आपातकाल आया। बिहार में टोटल 8 बार आपातकाल आया था, ठीक है। टोटल प्रेसिडेंट रूल जो है ना, आपातकाल बोलता हूँ, सॉरी सॉरी, बिहार जो है, बिहार में टोटल कितना बार आया है? 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं भूल गया था यहाँ पे, शायद बिहार का जो पहला सीएम थी ना महिला, वो राबड़ी देवी जी थी, राबड़ी देवी जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया शायद। तो अब हम लोग, अच्छा और एक बात और था कि सरकरिया कमीशन जो है ना, सरकरिया कमीशन वो 7 शेड्यूल को जो है ना, मतलब वही कंकरेंट लिस्ट को, समवर्ती सूची को क्या बोला था? ग्रे एरिया, मतलब कोई क्लियर नहीं है कि क्या है नहीं है इसमें, मतलब इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, सरकरिया कमीशन ये कहती है। और सरकरिया कमीशन आपका जानते ही हैं, सरकरिया कमीशन आपका आया कब था? सरकरिया कमीशन आपका आया था 1983 में, ठीक है, 1983 में आया था सरकरिया कमीशन। सॉरी यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1983 में। तो चलिए शायद पूरा डिस्कशन हो गया, 9 to 10 का हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। 9 to 10 का पूरा डिस्कशन हो चुका है पॉलिटिकल साइंस। आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए हम लोग का यूपीएससी का भी डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ मैं अभी वहाँ पे PYQ ले रहा हूँ, और हमारी टीम और भी उसमें वर्क कर रही है, वो धीरे धीरे उसमें आएगी सारी वीडियोस। तो फिलहाल अभी उसमें मैं PYQs ले रहा हूँ, और PYQ जो है ना वो 14 साल का ले रहा हूँ, 14 ईयर्स, फ्रॉम 2011 to 2024 तक का ले रहा हूँ वहाँ पर PYQs पूरा यूपीएससी का। वो भी उसमें इन डेप्थ है पूरा, मतलब एक एक ऑप्शन को है ना इतना चीरा गया है कि जहाँ से यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि आपको ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस पे आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। और ये यूपीएससी के बारे में ही नहीं कहा जाता, ये सब के एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है। अब देखिएगा, पता ही होगा आपको, बीपीएससी भी जो है यूपीएससी के ट्रेंड में जा रही है। तो आपका एग्ज़ाम जो है टीचर वाला, ये बीपीएससी ही ले तो रही है। और देखिएगा, फिर मैं एक बार लास्ट में कह देता हूँ कि अच्छा पहले ये बता देता हूँ कि यूपीएससी का चैनल ये है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनालाइजर सिविल सर्विसेज आप लिखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा सबसे, मतलब वहाँ पे यूट्यूब में आता है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। और आपको फिर मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम ए मास्टर, इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर, मास्टर,
वेरी कंप्रिहेंटली। तो इफ़ यू हैव टू बिकम ए मास्टर ऑफ PYQs, मतलब you have a good command over it. You should have very good command over PYQs, then only you will be able to clear BPSC TRE, because the nature of examination has quite tough these days, quite tough, right? तो चलिए, इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़ाइएगा चैनल को। नया नया है, हम लोग अभी नया नया इनिशिएटिव शुरू किए हैं, तो देखिएगा बिहार के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। ये एनालाइज़र जो टीम है ये बहुत कुछ सोचा हुआ है बिहार के लिए। एनालाइज़र टीम, आप इसको बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कितना डेप्थ चाहिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या था ना कि मैं कल जो क्लास लिया था ना, कल के क्लास में थोड़ा सा डेप्थ था, आज के भी क्लास में डेप्थ है। तो वो है क्या ना कि अभी 3-4 क्लास जो है ना, 3-4 क्लास थोड़ा डेप्थ होगा, राइट? क्योंकि पूरा सिलेबस तो भी तो कवर करना है इसी में। तो 3-4 क्लास के बाद जो है ना, वो सारा क्वेश्चन जो आएगा ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि अरे ये तो पिछला क्वेश्चन पिछला वीडियो में कवर किया हुआ था, पिछला वीडियो में तो एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है? तो बस स्टार्टिंग में 2-3 मतलब वीडियो जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन आएगा। जैसे कल की बात है, कल कितना एक्सप्लेन्ड था, आज थोड़ा सा कम हुआ है। इसी तरह से धीरे 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 मुझे लगता है कि इसका टोटल जो है ना, ये टोटल जो है 30 मिनट के आसपास आ जाएगा, मतलब टोटल लेक्चर। और कुछ लोगों ने मुझे मतलब पर्सनली मैसेज किया था कि भाई मतलब इतना डेप्थ मत पढ़ाइए, तो UPSC लेवल का होता है। तो ऐसा नहीं है, UPSC भी जो है ना, BPSC भी जो है ना, वो UPSC लेवल में स्विच करता है। और एक बार बताऊँ मैं, एक बात मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आप लोग को, स्ट्रेटजी देखिए, ध्यान तो सुनिएगा एक बात मेरी, मैं जाने दीजिए, सुनिए। UPSC है ना, UPSC का PYQ अगर आप लगा दिए सारा, वो भी डेप्थ में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें अभी इस ये वाले चैनल में, और BPSC के सभी क्वेश्चंस PYQ अगर आप लगा दिए इन डेप्थ, लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका 90% है ना पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए इस बार। ये लेकिन ये है कि इसमें है ना आपको जो है UPSC का भी थोड़ा सा PYQ मतलब 10-12 साल का लगाना है, और उसके बाद इसमें भी लगाना है। क्या है भाई, 2x में वीडियो देख लीजिए ना, 2x में क्या दिक्कत है? वही 1.75 में देखिए, आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा हूँ मैं। 2x में देखिएगा तो आराम से तेज में आप लोग समझ जाइएगा। तो ये दोनों अगर आप कर लीजिएगा ना, मैं थोड़ा स्ट्रेटजी पे आता हूँ, दोनों अगर आप लोग कर लिए ना भाई, तो ट्रस्ट मी 90% क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा। क्योंकि मैं उस तरह से ही बता रहा हूँ। इस सीरीज़ का क्या नाम है, याद है ना कि नहीं? आप लोग को याद है कि नहीं है? PYQ to FYQ सीरीज़। जब इसका नाम ही ये है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू।